जय हिंद एवरीवन। चलिए भाई, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़ते चलिए। आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ें। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, एनडीए फर्स्ट 2025 जो हमारा एग्जाम एनालिसिस और आंसर की ये जो आपकी होनी है, ये मैथ्स का जो जीएटी का हमारा पेपर रहेगा, ये 12 बजे, ये आपको 13 अप्रैल को, ये जो 12 बजे ये आपको देखने को मिलेगा। सीडीएस का जो हमारा एग्जाम रहेगा, सीडीएस 2025 एग्जाम एनालिसिस और आंसर की, ये आपको इंग्लिश का और जीके का मैथ्स का, ये आपको 11 बजे, और ये 13 अप्रैल को ये आपका सीडीएस को भी दिखेगा। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा एग्जाम एनालिसिस कंटिन्यू तुरंत ही मिलता जाएगा। फिर ये शौर्य 2.0 बैच के बारे में देख लेते हैं कि नया बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से हो रहा है, और टारगेट एनडीए 2 2025 ये आपका बैच है। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। तो अब हम इसमें से आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आज के अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है? पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, फ्यूगो वोल्केनो, ये जो फ्यूगो वोल्केनो है, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है, तो यह किस देश में स्थित है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो फ्यूगो वोल्केनो ये आपका है इथियोपिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ग्वाटेमाला। तो कहाँ पे है ये वोल्केनो, इसके बारे में आपको बताना है। ये वोल्केनो, इस तरह के वोल्केनो आपसे न्यूज में पूछते रहते हैं। तो ये कहाँ पे है? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला हमने आपको बताया था ना, सेंट्रल अमेरिकन देश है। यहाँ पे जैसे आपका मेक्सिको पड़ता है, मेक्सिको के नीचे इधर आपका जो बेलीज है, ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर है ना, यहाँ पे आपका निकारागुआ है, होंडुरस है, पनामा है। ठीक है, फिर उसके बाद आके आगे कोलंबिया। तो ये सेंट्रल अमेरिका के जो कंट्रीज हैं, इसी में आपका क्या पड़ता है? ग्वाटेमाला पड़ता है। तो ग्वाटेमाला जो मेक्सिको से उधर से उसका बॉर्डर टच करता है, तो ग्वाटेमाला का ये आपका सेंट्रल अमेरिकन देश है। और ग्वाटेमाला में ही जो आपका क्या है, ये ज्वालामुखी सिचुएटेड है, और इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? फ्यूगो वोल्केनो। क्या नाम है? फ्यूगो वोल्केनो इसका नाम है। ओके, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएं। तो हम लोग अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पीओएलजी डिजीज दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। तो भाई पीओएलजी डिजीज यानी पीओएलजी जो बीमारी है वो क्या है, जो कि हाल ही में न्यूज में यानी कि समाचारों में जिसका क्या था, मेंशन मिला है। तो हाल ही समाचार का जिसमें मेंशन मिला है, समाचार में जिसका मतलब एक तरह से मेंशन मिला है, न्यूज में जिसका मेंशन मिला है, तो ये आपका ये जो आपका पीओएलजी रोग है, तो ये क्या है? तो इसके बारे में भाई देख लेते हैं। ये आपका है अ जेनेटिक माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। तो जेनेटिक ये डिसऑर्डर है, और ये क्या है? आपका माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये आपका जो पीओएलजी डिजीज है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसका क्या देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीमेरीज गामा रिलेटेड डिसऑर्डर। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? पॉलीमेरेज गामा रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर। तो यह आपका जेनेटिक माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, यानी कि जो आपका जो कोशिका होता है ना, हर कोशिका का जो पावर हाउस कहते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये आपका क्या है, ये आपका उसमें से मतलब एक तरह से डिसऑर्डर है। और इसमें अगर देखा जाए कि इसमें क्या मतलब एक तरह से दिक्कत होती है, तो अगर इसके सिम्टम्स वगैरह में देखा जाए, तो इसमें एक आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ट्रांसक्रिप्शन सीक्वेंसिंग और ये वो सब मतलब एक तरह से बनाने में समर्थ रहता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले प्रश्न में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे है 75-25 इनिशिएटिव दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये जो 75 और 25 का ये जो आपका इनिशिएटिव है, जो कि अभी हाल ही में न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? तो ये 75 और 25 का जो इनिशिएटिव है, ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2023 से रिलेटेड है। यानी कि ये हाइपरटेंशन जो आपकी होती है, जो लोगों को मतलब एक तरह से बीपी वगैरह बढ़ना, और ये जो समस्याएं जो लोगों को आती हैं, उससे रिलेटेड है ये 75 और 25 का ये जो आपका इनिशिएटिव है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन इसको कर देना है। तो आजकल ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं, ये आपकी मतलब इससे रिलेटेड जो आपकी होती हैं, उनके लिए ये आपका है। ठीक है, तो 75-25 का इनिशिएटिव वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन 2023 में इसको क्या किया गया था, इसको मतलब एक तरह से शुरू किया गया था। और इसका जो पूरा एम था, वो एम ये था कि भाई 75 मिलियन लोगों को 2025 तक एक तरह से क्या करना है, इससे इससे हाइपरटेंशन से बाहर लेके आना, मतलब उनको सेव करना है, जो जो लोग हाइपरटेंशन से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे हमसे क्या पूछा जा रहा है,
अत्तुकल पोंगला फेस्टिवल इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो अत्तुकल पोंगला जो त्योहार है हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र। तो अत्तुकल पोंगल जो आपका फेस्टिवल होता है ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। तो केरला का स्टेट फेस्टिवल है अत्तुकल पोंगल। तो अत्तुकल पोंगल जो फेस्टिवल है ये किसका फेस्टिवल है? ये केरला का फेस्टिवल। ठीक है, अत्तुकल पोंगल त्योहार ये केरला में आपका मनाया जाता है, तो ये केरला का है। ठीक है, ओके चलिए। तो रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये केरला का आपका है, पोंगल वहीं पे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो हमने बताया ना हमारे देश में भी आज की तारीख में 57 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये एक त्योहार का नाम है सूरज। ये जो त्योहार होता है ना, ये मतलब एक तरह से पोंगल त्योहार जो आपका होता है, मतलब आपका इसको आप ऐसे कह सकते हो, ये एक तरह से ऋतुओं से संबंधित, यानी कि मौसम से जो संबंधित, ये जो जैसे नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ जब ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु से मतलब एक तरह से शरद ऋतु जब समाप्त होने वाली, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, तो वैसे ही वहां पे पोंगल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऋतुओं से संबंधित होता है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में अगर देखते हैं तो टोटल टाइगर रिजर्व ये कौन डिसाइड करता है? टाइगर रिजर्व तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो डिसाइड करता है। तो और इसमें जो बायो मतलब कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ का जो हेड है, जैसे वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, उसके हेड तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। तो वो सारी कमिटियां एक तरह से मिलकर डिसाइड करती हैं कि किस एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाए, क्योंकि रिजर्व घोषित करने से फिर वहां पे आपको टाइगर का संरक्षण करना होगा, और वहां पे फिर कोई इधर उधर की एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते हैं, है ना, कि जिससे कि वहां की बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। हालांकि मध्य प्रदेश में भी कई सारे आपके टाइगर रिजर्व हैं, और दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए 70% टाइगर की आबादी भारत में ही है। जितनी दुनिया में टाइगर की आबादी है उसमें से 70%, लगभग 3500 के आसपास टाइगर भारत में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया देश में टाइगर्स को बचाने के लिए, तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 से, और 2023 में उसके क्या हो गए थे? ठीक है, उसके आपके क्या हो गए थे? आपके 50 साल पूरे हो गए थे। ठीक है, चलिए। Which space organization has recently reported that global sea level have risen faster than anticipated in 2024? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो आपका मतलब एक तरह से संगठन है जिसने हाल ही में बताया है कि जो ग्लोबल सी लेवल राइज कर रहा है, ये जितना सोचा गया था, एंटिसिपेट जितना किया गया था, यानी जितना सोचा गया था उससे भी बहुत ज्यादा तेजी से ग्लोबल सी लेवल राइज कर रहा है। देखो ऐसा होता क्या है, जैसे ये पूरी अर्थ है, अर्थ पे 75% एरिया में तो क्या है? पानी है। 25% एरिया में आपका क्या है? लैंड है। ठीक है, और वो जो 25% एरिया जो लैंड है उसमें से भी आपके कई एरिया में आपके क्या है? ग्लेशियर्स वगैरह हैं, यानी कि पानी जो है वो सॉलिडिफाई है, लेकिन ये फ्रेश वाटर है। ग्लेशियर आपके फ्रेश वाटर मतलब एक तरह से है, पानी सॉलिडिफाई फॉर्मेट में है। अब चूंकि क्या हो रहा है, पूरी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वार्मिंग यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर अर्थ की क्या है? ब्लैंकेट है। अब इस ब्लैंकेट के अंदर यहाँ पे जो वार्मिंग हो रही है तो हीट यही ब्लैंकेट के अंदर ट्रैप रह रही है, तो वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो 25% लैंड ये और कम होता जा रहा है, और पानी बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे पानी का जल स्तर ऊंचा होता जा रहा है। तो लोगों के लिए रहने के लिए जमीन कम होती जा रही है। अब रहने के लिए जमीन कम होती जा रही है और रहने वाले ज्यादा होते जा रहे हैं, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसी के लिए ये आपकी जो रिपोर्ट है ये किसकी है? नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की ये रिपोर्ट है, जिसके अनुसार जो ये मतलब उसने ये क्या किया है, एंटिसिपेट किया है कि भाई ग्लोबल जो सी लेवल है वो बहुत तेजी से क्या कर रहा है? राइज कर। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अन्ना सागर लेक जो कि हाल ही में क्या थी? न्यूज में थी। तो अन्ना सागर लेक, पहली बात तो आपसे पूछी जा रही है कि ये आपके कहाँ पे सिचुएटेड है? तो अन्ना सागर लेक जो आपकी सिचुएटेड है ये है तो आपके कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में भी अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कहाँ है, पहली बात तो ये आर्टिफिशियल लेक है और राजस्थान में अजमेर में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये न्यूज में क्यों थी, तो यहाँ पे 7 वंडर पार्क्स यहाँ पे आपके सिचुएटेड है। अन्ना सागर लेक अजमेर के पास यहाँ पे आपका क्या है? 7 वंडर पार्क, 7 वंडर्स पार्क जो विश्व के 7 वंडर है ना वहां पे, तो उसके डिमोलिशन को लेकर वहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब एक तरह से उसके उसके रिलेटेड एक जजमेंट आया था, जिस वजह से ये न्यूज में बना था। तो अन्ना सागर लेक आपको पता होना चाहिए राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का मतलब एक तरह से वो आपका वो दिया था,
कि वो जो सेवन वंडर्स पार्क है उसको डिमोलिश कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि भाई आना सागर लेक के एरिया को उसको वो क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। चलिए, आर्टिफिशियल लेक है ये, नेचुरल लेक नहीं, आना सागर लेक, ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि यूपीएससी आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि आर्टिफिशियल लेक है या मैन मेड लेक है, तो ये मतलब सॉरी नेचुरल लेक है, तो ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, यानी मैन मेड है। चलिए, फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो इंडो पैसिफिक महासागर पहल किस देश द्वारा शुरू की गई थी, किस देश द्वारा शुरू की गई थी, फिजी, जर्मनी, चिली, इंडिया। तो ये किस देश के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है, फिजी, जर्मनी, चिली, इंडिया में किसके द्वारा ये शुरू की गई है, तो इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, ये जो लॉन्च किया गया है इंडो पैसिफिक ओशियंस का इनिशिएटिव, ये आपका शुरू किया है इंडिया ने, है ना। तो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव यानी इंडो पैसिफिक में जो भी सारे देश हैं, वो सारे देश एक तरह से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ये एक पहल है। तो इंडो पैसिफिक में जो जो देश आते हैं वो सब भारत की नेतृत्व में, भारत के नेतृत्व में एक तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। किस चीज के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे समुद्र के जल स्तर को बचाया जाए, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो सबसे ज्यादा दिक्कत द्वीपीय देशों को होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जैसे मालदीव जैसे देश है, तो आइलैंड जैसा देश है वो, तो अगर समुद्र का लेवल 5-10 मीटर बढ़ गया तो साफ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनका ये तो आइलैंड में रह रहे हैं। भारत में भी जो आपका कोस्टल एरिया है वो भी आपका साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये हो गया आपका। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या देखने को मिलता है, बेतवा रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो हाल ही में खबरों में रही बेतवा नदी किस नदी की दाहिनी सहायक नदी है। तो हाल ही में जो खबरों में रही नदी है, यानी हाल ही में खबरों में रही बेतवा नदी किस नदी की दाहिनी सहायक नदी है। तो जो बेतवा नदी है, गोदावरी, गोदावरी तो दक्षिण की नदी है, तो बेतवा दक्षिण में कहाँ जाएगी, कावेरी भी दक्षिण की नदी है, नर्मदा तो आपके रिफ्ट वैली में बहती है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, यमुना। बेतवा झांसी की तरफ से, वो ललितपुर की तरफ से आपके आती है, हमीरपुर के पास यहाँ पे आके मिलके यमुना नदी में मिल जाती है, फिर यमुना और आगे बढ़ती है और बांदा के पास यमुना में केन नदी आके मिल जाती है, फिर यमुना बांदा की तरफ से और आगे बढ़ती है और प्रयागराज में आके ये संगम में क्या हो जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये चीज आपकी थी, ठीक है। नदियों से क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा जाता है, नदियों से क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में एनडीए सीडीएस में पूछा जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए तो प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, ये सब, मंजरा, ये सब किसकी, गोदावरी की सहायक नदियां। कृष्णा की सहायक नदियां अगर पूछी जाए तो कृष्णा की सहायक नदियों में आपका तुंगभद्रा नदी याद किया जाएगी, है ना, जिस जो तुंगा और भद्रा को मिला के बनती है। कावेरी की सहायक नदियां अगर आपसे पूछी जाए तो उसमें कावानी, भवानी, हेमवती, अर्कावती, ठीक है, ये उसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, ठीक है। प्रमोद, जय हिंद। चलिए, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, Which research institute in India has developed the world's first genetically modified cotton resistant to pink bollworm। तो आजकल ये पिंक बुलवॉर्म बहुत ज्यादा एक तरह से क्या न्यूज था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत किस अनुसंधान संस्थान ने पिंक बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधी दुनिया की पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास विकसित की है। तो पिंक वर्म को, बुलवर्म को लेकर ये आपका विकसित किया गया था। तो ये किसने किया था, सीएसआईआर। हमारे देश में सीएसआईआर जो है, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो आपका ये है, तो ये आपका ये मतलब सेंट्रल जो सोसाइटी इंडस्ट्रियल रिसर्च की, ये 1942 के टाइम पे बनी थी, ठीक है। और इसकी भारत में कम से कम 38 लेबोरेटरीज है पूरे भारत में, ठीक है। कोई बोटेनिकल के लिए लेबोरेटरी है, कोई वेजिटेबल रिसर्च के लिए है, कोई प्लास्टिक रिसर्च के लिए है, तो इसकी बहुत सारी लैब्स हैं। उसी में से एक लैब है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ये सब उसकी लैब है, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे इन्हीं सब चीजों को लेकर, स्पेसिफिक काम को लेकर वहाँ पे रिसर्च होता है। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएसआईआर ने, उसी ने ये बोटेनिकल रिसर्च ये किया था कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया था, क्योंकि वो पिंक बुलवर्म उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था ना, जेनेटिक, उसके जेनेटिक में ये ऐसा परिवर्तन ला दिया है कि अगर ये कीट इसको परेशान करेगा तो वो पहले ही मर जाएगा, ठीक है, मतलब, और कॉटन को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इसका। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि ये जो पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण जो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो इसके बारे में अगर पूछा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर इसमें आपका देखा जाए तो 11वें नंबर पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भारत में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखो पेंशन फंड क्या होता है कि जो आपका हमारे देश में सरकार के 3 डब्बे होते हैं। 3 डब्बे मतलब इसमें सरकार के 3 गुल्लक हैं, ठीक है। एक गुल्लक को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, भारत की संचित निधि CFI, ठीक है, कंसोलिडेटेड। और एक को कहते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना, ये भी CFI है। और एक को कहते हैं पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। तो ये तो आकस्मिक निधि है, इसको तो जो कंसोलिडेटेड फंड में जो सरकार टैक्स वैक्स से जो पैसा कमाती है, जो उधार उधार लेके आती है, वो सब जाता है इस वाले गुल्लक में, कंसोलिडेटेड फंड में, संचित निधि में। और फिर उसी में से कुछ 500 करोड़ सरकार निकाल के इसमें डाल देती है कंटिजेंसी फंड में, कि भैया हमारे पास जब भी कोई मतलब विपत्ति आपत्ति आएगी तब हम इसमें से पैसा खर्च करेंगे। और PFI होता है पब्लिक फंड, इसमें जो सरकारी नौकरी करने वाले, जो प्राइवेट नौकरी करने वाले होते हैं, जिनका PF में कुछ पैसा कटता है, जिनका एम्प्लॉयर उनको कुछ देता है और वो भी अपने अकाउंट से मतलब सैलरी में से कुछ पैसा कटवाते रहते हैं, तो वो PF फंड में जाता है, यानी कि पब्लिक फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। तो उसको फंड को कौन मैनेज करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही तो मैनेज करेगा, ठीक है। चलिए, फिर सरकार क्या करती है, जो पब्लिक फंड, ये जो आपका पेंशन वेंशन फंड रहता है ना, उसको स्टॉक मार्केट में लगा देती है, तो इसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न आता रहता है। तभी तो जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको इकट्ठे PF का फंड मिलता है। फिर स्वदेश दर्शन स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, ये किस मंत्रालय की स्कीम है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। स्वदेश दर्शन यानी अपने देश को घूमना है, तो ये स्कीम किसकी मंत्रालय की होगी? टूरिज्म मिनिस्ट्री की होगी। किस मंत्रालय की होगी? टूरिज्म मिनिस्ट्री की ये आपकी स्कीम होगी, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? यह आपके टूरिज्म मंत्रालय। चलिए, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में नेतुम्बो नंदी नदायतवा हैज बीन स्worn in as फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन मार्च 2025? तो मार्च 2025 नाम से लग रहा है थोड़ा कुछ अफ्रीकी देश है ना। तो अफ्रीकी देश वो कौन सा अफ्रीकी देश है जहां पे मार्च 2025 में हमको क्या देखने को मिला है? वहां की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली आपकी कौन बनी है? नामीबिया। तो नामीबिया जो आपका देश है, ये नामीबिया, ये वही देश है जहां से हमारे देश में चीता लाया गया था। याद कीजिए, ये जो आपका अफ्रीका में, यहाँ पे साउथ अफ्रीका पड़ता है, इधर ही तो ऊपर बोत्सवाना और नामीबिया, ये जो आपके देश पड़ते हैं ना, तो यहाँ पे जो नामीबिया है, यहीं से हमारे देश में चीता लाया गया था। चीता कहाँ लाया गया था भारत में? पूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब श्योपुरी, उसमें श्योपुर, श्योपुर में, ना कि श्योपुरी, है ना। तो ये चीज होगी। चलिए, अब हम आ जाते हैं, ये वर्ड ज्योग्राफी से एक तरह से क्वेश्चन है कि ये ज्योग्राफी की ये जगह तो हमेशा ही न्यूज में बनी रहती, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज? पहली बात तो स्ट्रेट यानी जल डबरू बंध, यानी दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली जो पतली वाटर बॉडी होती है, जो पतला स्थान होता है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसको जोड़ता है? तो ये अरेबियन पेनिनसुला ऐसे करके बना लो, यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका का एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे जो स्ट्रेट है इसको कहते हैं बाब अल मंदेब। ये लाल सागर यानी रेड सी और इधर आपका गल्फ ऑफ यहाँ पे जो आपका एडन है उसको जोड़ता है। और यहाँ पे ये जो ईरान का हिस्सा है, इसको कहते हैं पर्शियन गल्फ, और इसको कहते हैं ओमान की खाड़ी, क्योंकि ये जो देश है ये ओमान है और ये देश है यमन। तो इसके बीच में जो स्ट्रेट पड़ती है इसको बोलते हैं हॉर्मूज स्ट्रेट, हॉर्मूज। और ये हॉर्मूज ये ईरान के क्षेत्र में आपका आता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसको जोड़ता है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। और लाल सागर और मेडिटेरेनियन सी को अगर पूछा जाए कि कौन जोड़ता है, तो वो तो स्वेज कनाल जोड़ती है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तो उधर तो गल्फ ऑफ मन्नार जो आपका आता है। और जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को जोड़ने वाला जो आपका है, तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को जोड़ने वाला कुछ भी नहीं है ना स्ट्रेट, वो दोनों अलग अलग है आपका। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। चलिए, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ स्टाफ सेपाक तकराव 2025 वर्ल्ड कप? तो 2025 का ये जो आपका वर्ल्ड कप है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कंट्री इसमें क्या है? होस्ट है, ठीक है। तो ये आपका जो स्टाफ टकराव वर्ल्ड कप जो आपका है, ये किससे रिलेटेड मतलब एक तरह से है? तो इंडोर इंटरनेशनल सेपाक तकराव कंपटीशन जो आपका है, ये मेन और वुमेन का, ये आपका कहाँ पे कराया जाएगा? ये आपका मध्य प्रदेश में, नहीं मध्य प्रदेश में नहीं, 15 में। इसमें आपका आंसर होगा सी, यानी कि ये आपका कहाँ पे कराया जाएगा? बिहार में कराया जाएगा, ठीक है।
चलिए, फिर उसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मैम, वेरी डेवलप्ड इन विच कंट्री इज वेरी डेवलप्ड इन इंडिया? तो विच कंट्री, जतिन, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप्ड है? तो डेवलप्ड कंट्री में ज्यादातर वेस्टर्न नेशंस के नाम आते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी के आधार पे देखा जाए, इवन एशियन नेशन में भी डेवलप्ड में आपके जापान आता है, साउथ कोरिया आता है। चाइना तो अपने आप को डेवलप नहीं करता, वो तो बोलता है अभी हम डेवलपिंग में एक तरह से आते हैं, ठीक है। और फिर आपका अमेरिका हो गया, डेवलप्ड में आपके आते हैं। आपके यूरोप के कई कंट्रीज जो ये आपके डेवलप में आते हैं। तवस्या विच वॉज सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ स्टेल्थ फ्रिगेट? फ्रिगेट क्या होता है? एक नौवहन, मतलब एक तरह से नौका का जो आपका फ्रिगेट होता है। फ्रिगेट मतलब एक तरह से आपका क्या होता है, एक आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, बड़ा जहाज होता है। एक उससे छोटा होता है डिस्ट्रॉयर होता है, विध्वंसक जिसको कहते हैं, कि उससे छोटा होता है फ्रिगेट होता है। फ्रिगेट से भी छोटा एक होता है, इसको कॉर्वेट कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है तवस्या नाम का जो आपका फ्रिगेट है, ये आपका किस श्रेणी से संबंधित है? तो क्रिवा क्लास से संबंधित। इससे क्रिवा क्लास, ये जहाजों के मतलब एक तरह से नाम है, ठीक है, नौसेना के जो जहाज है, पानी वाले जो जहाज है आपके, तो क्रिवा क्लास से ये आपका क्या है, संबंधित है। चलिए, अब हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द गिव अप अभियान इन नवंबर 2024? किस राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में गिव अप अभियान शुरू किया? तो नवंबर 2024 में गिव अप अभियान शुरू करने वाले जो राज्य सरकार है वो आपकी कौन सी है? तो ये आपको बताना है। फिर उसके बाद तो ये भी देखना है कि जो गिव अप अभियान है ये किस चीज का गिव अप करना है, मतलब है ना, ये गिव अप जो आपका अभियान है ये किस चीज का है, मतलब इससे इससे इसमें से आपको क्या करना है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत गिव अप अभियान चल रहा है, और इसमें ये चीज है कि खाद्य सुरक्षा के लिए आप इसको क्या करो, मतलब आप प्रयोग करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की है। 2013 का जो फूड मतलब सेफ्टी जो एक्ट आया था ना, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, जिसमें खाद्य सुरक्षा, कि भाई कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, तो उसी में है कि जो लोग अब सक्षम हो चुके हैं, मतलब एक तरह से वेल्दी हो चुके हैं, तो वो अब मुफ्त अनाज ना लें, उसको गिव अप कर दें, ठीक है। तो वो था राजस्थान की सरकार की आपकी ये योजना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है? विच कंट्री वन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? किस देश ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों जीते? तो किस खिलाड़ी, किस कंट्री ने मतलब एक तरह से दोनों जीते हैं, मेंस और वुमेन्स का कबड्डी का वर्ल्ड कप 2025 का? तो आपको बताना है किस देश ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों जीते। तो चाइना ने, इंडिया ने, इंग्लैंड ने, जापान ने। तो किसने जीता है पुरुष कबड्डी और महिला कबड्डी दोनों मैच? तो भाई इंडिया ने जीता है। किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, ठीक है। तो ये कौन है? इंडिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इन मार्च 2025? तो 19 वाले नंबर पे अशोक सिंह ठाकुर का नाम आता है। किसका नाम आता है? अशोक सिंह ठाकुर। तो मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अशोक सिंह ठाकुर को चुना गया। किसे चुना गया? अशोक सिंह ठाकुर को चुना गया, ठीक है। तो मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अशोक सिंह ठाकुर को चुना गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा, विच कंट्री इज को होस्टिंग द मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड अक्यमय विद इंडिया इन अप्रैल 2025? तो किस कंट्री ने ये आपका किया है? तो ये जो आपका मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि एक तरह से मैम, इंडिया में कार और गाड़ियां किस जगह पे बनती है? देखो, इंडिया में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें पुणे भी आपका आता है, पुणे में भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। बाकी दिल्ली के आसपास है आपका, साउथ में आपका है, वहां पे भी आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। मोहित, हेलो, जय हिंद। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ए है आपका आंसर, एक्यूमे एक्सरसाइज, ये आपकी जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी नौसैनिक अभ्यास होता है। इसमें या तो ये बाइलेटरल होता है या तो मल्टीलेटरल होता है, इसमें कई कंट्रीज आके पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि को होस्ट कर रहा है, तो इंडिया के साथ मिलकर ये देश को होस्ट कर रहा है, तंजानिया इस देश का नाम है। तंजानिया कहाँ का है? तो ये आपका अफ्रीका का देश है, ठीक है, तंजानिया और मोजाम्बिक। और तंजानिया और मोजाम्बिक दोनों देशों के साथ मिलकर हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है ट्रिलाट एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल।
तो इंडिया तंजानिया मोजाम्बिक मिलके एक एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज करते हैं, उसको कहते हैं मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी नौसैनिक अभ्यास होता है, उसको ट्रिलाट कहते हैं, कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है। और तंजानिया के साथ एक और भारत एक तरह से क्या कर रहा है, को होस्ट कर रहा है एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, एकेमे। क्या नाम है, एकेमे। ओके, तो एकेमे एक्सरसाइज। चलिए, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज का आखिरी वीडियो था, क्योंकि कल है आपका एग्जाम। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम कल है एनडीए और सीडीएस का, उनको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से जाके एग्जाम करना और बहुत ही ज्यादा शांत दिमाग रखना वहां पे, है ना। यानी बहुत ज्यादा किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना, चाहे आप मैथ्स कर रहे हो, चाहे आप किसी भी उसमें कर रहे हो, या फिर आप जीके का, जीएस का ही, या फिर इंग्लिश का कोई क्वेश्चन कर रहे हो। अगर क्वेश्चन फंस रहा है, 1 मिनट से ज्यादा उसमें टाइम मत देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी तैयारी होती है, किसी एक क्वेश्चन में वो आगे फंस गए, तो उनको लगता है, फिर एक क्वेश्चन के बाद दूसरा देखा, तीसरा देखा, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो फंसते चले जाते हैं, है ना। उनको तो पन्ना पीछे से पलटना शुरू कर दो, कहीं से तो ऐसा होगा जहां पे आपको इजी क्वेश्चन लगेंगे, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो किसी एक क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, नहीं नहीं बिल्कुल मोहित, डर नहीं लगना है ना, एकदम मतलब जैसे नहीं डिफेंस के स्टूडेंट्स जैसे होते हैं निडर, है ना, तो उस तरह से आप लोगों को जाना है, एकदम निडर होके जाना है और आराम से, बिकॉज ये केवल रिटर्न, मेन परीक्षा तो आपकी एसएसबी होने वाली है, ये परीक्षा तो आपका एक तरह से एंट्री गेट है उस एसएसबी में जाने के लिए, ठीक है। तो एकदम अच्छे से आप लोगों को एग्जाम करना है। अम, अगर अगर मैं आपको बताऊं, जो 50 क्वेश्चंस हम आपके, अगर जीके की बात कर रहे हैं, बाकी मैथ्स और कंपेयर जो अपने रेस्पेक्टिव सेशंस हैं, तो उनमें तो अपने टीचर्स आपको अलग अलग बताएंगे। 50 क्वेश्चंस में एटलीस्ट बेटा आपको, क्योंकि वो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो तो बहुत ईजी रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो ट्रिकी होंगे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, ठीक है। ये आपके, और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो भी आपके इजी ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि आपको कम से कम 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है उन 50 में से, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसे, देखो ये भी होता है, अब आपको लगा कि 50 में 50 कर दिया, एक बात मान के चलो, 50 में 50 क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहे होंगे। हम केवल जीके वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर की, बाकी सेक्शन की बात नहीं कर रहे, है ना। तो मैथ में मैथ के सर बताएंगे, इंग्लिश में इंग्लिश के सर बताएंगे। तो वो जो 50 क्वेश्चन है उसमें आपको एटलीस्ट 40 तो अटेम्प्ट करने हैं, और कोशिश करना जो अटेम्प्ट कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा गेस करने का जरूरत नहीं है, गेस तभी करना जब दो मतलब ऑप्शंस आपने कट आउट कर दिए हैं कि ये तो होगा ही नहीं, 50-50 चांसेस में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, एकदम अंधा ब्लाइंड गेस आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज है। यस बिल्कुल सूरज, ऑफलाइन होता है आपका एग्जाम, ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और भी कोई आपको जानकारी लेनी होगी तो आप मतलब फिर से पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो उसमें भी आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।